दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी मेजर 16 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि भारत में जनसंख्या के आंकड़ों के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। जनसंख्या का जो आंकड़ा लगाया जाता है, जनसंख्या का जो आंकड़ा होता है उसका प्रमुख स्रोत क्या क्या है। जैसे एक आपको पता है जनगणना करके, जनसंख्या का आंकड़ा कैसे निकाला जा सकता है, जनगणना करके, ठीक है। तो उस तरह से कई स्रोत हैं, तो उन स्रोतों के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में जनसंख्या के आंकड़ों के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या कहा जा रहा है इसमें कि किसी भी देश के विकास की योजना बनाने के लिए उसकी जनसंख्या से संबंधित सही और विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता होती है। क्या कहा गया कि किसी भी देश के विकास की योजना बनाने के लिए उसकी जनसंख्या से संबंधित सही और विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता होती है, ताकि वो क्या करे, योजना बना सके। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में जनसंख्या के बारे में जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है। और क्योंकि भारत एक विशाल देश है, विविधता वाला देश है, तो यहाँ पर जनसंख्या के बारे में जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है। ये स्रोत हमें जनसंख्या की संख्या, संरचना, वृद्धि और वितरण को समझने में सहायता करते हैं। और ये जो स्रोत हैं वो हमें जनसंख्या की संख्या को, उसकी संरचना को, उसके वृद्धि को, वितरण को समझने में सहायक करते हैं, जिससे सरकार प्रभावी नीतियां बना सके। और इससे जो है सरकार प्रभावी नीतियां बना सकती है कि कहाँ पर जनसंख्या कितनी है, उसका वितरण कैसा है, ठीक है, उसका संरचना कैसा है, वहाँ का वर्ग कैसा है, वृद्धि कैसा है। इन सब बातों से वहाँ पर सरकार नीतियां बना सकती है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों सरकार की जनसंख्या आंकड़ों के प्रमुख स्रोत क्या है। जो जनसंख्या आंकड़ा है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से स्रोतों को जुगाड़ किया जाता है, स्रोतों को लाया जाता है। तो पहला तो हमें पता है कि जनगणना से जनसंख्या के आंकड़ों का पता लगाया जाता है। सबसे पहला जनगणना, सेंसस। जनगणना भारत में जनसंख्या आंकड़ों का सबसे महत्वपूर्ण, व्यापक और विश्वसनीय स्रोत है। सभी को पता होगा कि जनगणना करके जनसंख्या के आंकड़ों का पता लगाया जा सकता है कि कितना देश में जनसंख्या है, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं। इन सब बातों का जनगणना करके आंकड़ा पता लगाया जा सकता है। यह प्रत्येक 10 वर्ष में पूरे देश में आयोजित की जाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है। क्या कहा जा रहा है कि यह प्रत्येक 10 वर्ष में पूरे देश में आयोजित की जाती है। हर 10 वर्ष में क्या होता है, तो यह आयोजित किया जाता है जो जनगणना है उसको, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है। इसमें आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, निवास आदि का विस्तृत विवरण मिलता है कि व्यक्ति कहाँ कहाँ रहता है, ठीक है, वो स्त्री है, पुरुष है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम करता है, क्या भाषा बोलता है, कहाँ रहता है, इन सब बातों का विवरण मिल जाता है। यह सरकार को योजनाएं बनाने, संसाधनों के वितरण तथा विकास की दिशा तय करने में आधार प्रदान करती है। ये सब क्या है, तो आधार प्रदान करती है कि सरकार जो है अच्छे से योजना बना सके, संसाधनों का सही से वितरण कर सके और विकास की दिशा को तय कर सके। तो ये एक क्या है, एक स्रोत है जहां से आंकड़ों का पता चलता है, जनसंख्या के आंकड़ों का पता चलता है। स्रोत हम लोग देखेंगे जनसंख्या आंकड़ों के लिए, वो है नागरिक पंजीकरण प्रणाली। नागरिक पंजीकरण प्रणाली जिसको बोलते हैं CRS, ठीक है, CRS, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत जन्म, मृत्यु और विवाह का नियमित पंजीकरण किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाता है, जन्म का, मृत्यु का और विवाह का नियमित पंजीकरण किया जाता है कि कितने लोग जन्म लिए, किनकी मृत्यु हो गई, किनका विवाह हुआ, ठीक है। तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली के द्वारा भी जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत लिया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो जनगणना के बीच के वर्षों में भी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराती है। मतलब अगर जनगणना तो 10 साल में होता है, लेकिन जनगणना 10 साल के पहले क्या कोई जन्म नहीं लेता, कोई मृत्यु नहीं होता किसी का, फिर विवाह नहीं होता, सब कुछ होता है। तो इन सब बीच में जो जनगणना का टाइम है 10 साल, उसके बीच में जन्म से, मृत्यु से, विवाह के जो रजिस्ट्रेशन होता है इससे पता चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अद्यतन यह एक सतत प्रक्रिया है जो जनगणना के बीच के वर्षों में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराती है। इससे जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि के वास्तविक रुझानों को समझने में सहायता मिलती है। तो एक तो ये आपका स्रोत हो गया नागरिक पंजीकरण प्रणाली, ठीक है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। दूसरा जो हम लोग स्रोत देखेंगे वो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यहां से भी जनसंख्या के आंकड़ों का पता चलता है, बोलते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। कहा जा रहा है कि SRS एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर के विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है। SRS क्या करता है, तो जन्म दर को, मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर के विश्वसनीय आंकड़ा को वो प्रदान करता है। यह नमूना पद्धति पर आधारित होते हुए भी अत्यंत सटीक माना जाता है और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जनसंख्या की पद्धति, जो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है, चाहे वो मृत्यु दर हो, चाहे जन्म दर हो या फिर शिशु मृत्यु दर हो, इन सब वृद्धि दर के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं जनसंख्या आंकड़ों के स्रोतों को, कि जनसंख्या का आंकड़ा जहां से लगाया जाता है उसके क्या क्या स्रोत हैं।
तो तीसरा जो हमारा स्रोत था वो था सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। चौथा हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएस। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है कि यह सर्वेक्षण सीमित नमूने के आधार पर किया जाता है, सीमित नमूने के आधार पर यह किया जाता है, लेकिन इसके निष्कर्ष पूरे देश भर लागू किए जाते हैं, लेकिन इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो पूरे देश पर लागू किया जाता है। दोस्तों अगर ये सब चीजें आप लोग याद रख लेते हैं तो आप खुद से बना करके लिख पाएंगे। ठीक है, तो 8-10 पॉइंट हम यहाँ पर लिख के लाएंगे, कौन कौन से स्रोत हैं जहां से जनसंख्या के आंकड़ों का पता चलता है, बस उसको आप लोग याद रख लीजिएगा और उसी से आप देख देख के लिख लीजिएगा। हम जो आपको बता रहे हैं बस उसको सुन लेना है और खुद से भी लिख लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है कि यह सर्वेक्षण सीमित नमूने के आधार पर किया जाता है, लेकिन इसके निष्कर्ष पूरे देश पर लागू किए जाते हैं। इससे रोजगार, आय, शिक्षा, उपभोग आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। किससे? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से। यह जनसंख्या के जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति को समझने में सहायक होता है। और ये जो है एनएसएस, ये जनसंख्या के जीवन स्तर को समझने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए सहायक होता है। तो ये भी एक स्रोत है जनसंख्या के आंकड़ों को समझने का। पांचवा जो इसका स्रोत है वो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, एनएफएचएस। ठीक है, एनएफएचएस विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, मातृ एवं शिशु देखभाल तथा परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। बस हम जो आपको बता रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना है, और जो आप मेन पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इन सब मेन पॉइंट को बस आपको याद कर लेना है खुद से भी, ताकि आप एग्जाम में लिख सके अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। इसे जनसंख्या की गुणवत्ता, स्वास्थ्य स्तर और सामाजिक विकास की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, जो नीतियों के निर्माण में अत्यंत उपयोगी होता है। जो कहीं भी नीतियों का निर्माण अगर सरकार करती है तो उसके निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। कौन? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। अगला इसका स्रोत हो सकता है वो है मतदाता सूची, जो आपका इलेक्टोरल रोल है, वो भी आपका क्या है तो एक स्रोत हो सकता है जनसंख्या आंकड़ों के लिए। मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का विवरण होता है। जितने भी लोग 18 वर्ष से ऊपर के हो गए या फिर 18 वर्ष के हो गए, उनका नाम वहां पर देखने को मिलता है। इसलिए कहा जा रहा है कि मतदाता सूची भी क्या है तो एक स्रोत है जनसंख्या आंकड़ों के लिए। कहा जा रहा है कि मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का विवरण होता है। यह वयस्क जनसंख्या का अनुमान लगाने में सहायक स्रोत, यह क्या करता है तो वयस्क जनसंख्या का अनुमान लगाने में सहायक स्रोत है। यद्यपि यह पूर्ण रूप से सटीक नहीं होता, फिर भी जनसंख्या अध्ययन में एक सहायक भूमिका निभाता है। ये पूर्ण रूप से सटीक नहीं होता क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो गई फिर भी उनका नाम वहां पर वोटर लिस्ट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से सटीक नहीं हो पाता, और उम्र जो है कभी ज्यादा तो कभी कम, किसी का नाम गलत तो किसी का सही। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि यद्यपि यह पूर्ण तरीके से सटीक नहीं होता है, फिर भी जनसंख्या अध्ययन में एक सहायक भूमिका ये जरूर निभा लेता है। पता चल जाता है कितने लोग किसी भी बूथ से हैं। ठीक है, सातवां जो इसमें हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं वो है आधार एवं अन्य पहचान अभिलेख। आधार कार्ड से या फिर जो अन्य पहचान अभिलेख है उसके आधार पर क्या है तो स्रोतों का पता लगता है, आंकड़ों का पता लगता है। वर्तमान समय में आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र जनसंख्या के अद्यतन आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। क्या कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में, आज का जो डेट है उस समय आधार कार्ड, इस तरह के और जो पहचान पत्र है जनसंख्या के अद्यतन आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। आधार कार्ड से पता चल जाता है कितने लोग हैं, कौन से क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। इनके माध्यम से जनसंख्या की पहचान, वितरण और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि हर सरकारी काम के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। तो आधार कार्ड से पता चल जाता है कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी कौन कौन है और कितने लोग, इन सब चीजों का जानकारी आराम से पता चल जाता है। तो ये भी आंकड़ों को जानने के लिए एक प्रमुख स्रोत है आधार और इससे संबंधित और चीजें। आठवां जो पॉइंट है वो है शैक्षणिक अभिलेख, जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। विश्व जो विद्यालय है या फिर जो महाविद्यालय है उसमें नामांकन से संबंधित आंकड़े बच्चों और युवाओं की जनसंख्या का संकेत देते हैं। जो आपके सर्टिफिकेट हैं या फिर जो आपने एडमिशन करवा रखा है, ठीक है, तो जो शैक्षणिक अभिलेख है वहां से भी स्रोत प्राप्त होता है जनसंख्या के आंकड़ों का। कितने लोग कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कितने उम्र के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इन सब बातों का वहां पर आंकड़ा देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक स्रोत माना जाता है। इसे साक्षरता स्तर, शिक्षा की पहुंच और मानव संसाधन के विकास का आकलन किया जा सकता है। क्या कहा गया कि इससे क्या है तो साक्षरता का स्तर पता चल जाता है, शिक्षा की पहुंच पता चल जाता है और मानव संसाधन के विकास का आकलन किया जा सकता है कि मानव के संसाधन का विकास किस तरह से वहां पर किया जा सकता है। नौवां जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो है स्वास्थ्य अभिलेख। हेल्थ रिकॉर्ड से भी पता चलता है, ये भी क्या है तो एक स्रोत है जनसंख्या आंकड़ों के लिए। अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा संस्थानों के रिकॉर्ड से जन्म, मृत्यु तथा बीमारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ये आंकड़े जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति और जीवन स्तर को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं।
जब हॉस्पिटल लोग जाता है तो वहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ फॉर्म भराया जाता है, तो वहाँ पर से रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे वो जन्म लिया कोई बच्चा, चाहे किसी का मृत्यु हो गया, या फिर कोई बीमारी से संबंधित वहाँ पर जाते हैं, तो उससे क्या है, रिकॉर्ड पता चलता है कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग बीमारी से ग्रस्त, किस बीमारी से, कौन सा बीमारी किस क्षेत्र में चल रहा है, ठीक है। कितने लोग वहाँ का, अगर मान लीजिए शिशु मृत्यु दर वहाँ पर बढ़ रहा है तो किस कारण से बढ़ रहा है, वहाँ पर जन्म दर बढ़ गया है तो किस कारण से बढ़ रहा है, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है, इन सब बातों का आंकड़ा लगाया जाता है। ये भी एक स्रोत है स्वास्थ्य अभिलेख भी। उसी तरह से 10वां स्रोत है वो हमारा होगा स्थानीय प्रशासनिक अभिलेख। जो स्थानीय प्रशासनिक, जैसे कि हमारा नगर पालिका हो गया, हमारा पंचायत हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, तो स्थानीय प्रशासनिक है। कहा जा रहा है कि पंचायत, नगर पालिका तथा अन्य स्थानीय संस्थानों द्वारा रखे गए अभिलेख भी जनसंख्या के आंकड़ों का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये सब भी क्या है, तो जनसंख्या के आंकड़ों का महत्वपूर्ण स्रोत है, चाहे वो नगर पालिका हो या फिर पंचायत हो। ये छोटे स्तर पर सटीक और क्षेत्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे पंचायत में अगर आप चले जाए तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपके अपने पंचायत में आप चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पर कितनी जनसंख्या है। मतदाता सूची से भी आप आंकड़ा लगा सकते हैं, या फिर आधार कार्ड से भी आप आंकड़ा लगा सकते हैं, जिससे स्थानीय योजना निर्माण में सहायता मिलती है। या फिर अगर आप राशन कार्ड धारी हैं तो आपको राशन कार्ड से भी पता चल जाएगा कि कितने यूनिट लोग कितने परिवार में और कितने परिवार में, ये मतलब आप आंकड़ा लगा सकते हैं एक पंचायत से भी। तो इस तरह से कुछ सोर्सेस हैं, कुछ स्रोत है जहां पर से जनसंख्या का आंकड़ा लगाया जा सकता है। बस आपको मेन पॉइंट याद रख लेना है, और लिखना कैसे हम आपको बता दें, उसी तरह से आपको बस लिख लेना है। ग्रेजुएशन के आप लोग स्टूडेंट, तो आपको इतना पता होगा कि आप किस तरह से लिखा जाता है आंसर को। निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या के आंकड़ों के अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें जनगणना सबसे प्रमुख और आधारभूत स्रोत है। सबसे सटीक चीज कौन, जनगणना है। अन्य स्रोत जैसे कि CRS है, SRS है, NSS है, या फिर NFHS है आदि विभिन्न पहलुओं की पूरक जानकारी प्रदान करते हैं। इन सभी स्रोतों के समन्वित उपयोग से ही जनसंख्या की सही, व्यापक और यथार्थ तस्वीर सामने आती है, जो देश के संतुलित और सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ये बता सकते हैं कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका जनसंख्या घनत्व क्या है, ठीक है, या फिर वहां पर जनसंख्या कितनी है, ये आप बता सकते हैं कमेंट में, या फिर आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें, तो अगर आप प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।